हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई वेल सीरीज हिट बाइट लव के लास्ट एपिसोड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में मतेयो को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक रेड कलर की whip लेकर शुकुन के पास आता है। तो शुकुन मतेयो से कहता है तुम तो कम्प्लीटली तैयार होके आए हो। जब यहाँ पे मतेयो नोटिस करता है कि शुकुन उसकी तरफ नहीं देख रहा, तो मतेयो शुकुन से कहता है कि तुम मेरे फेस को अवॉइड क्यों कर रहे हो, मेरी तरफ देखो। तो शुकुन घबराते हुए मतेयो से कहता है कि मतेयो, मैं अभी केन से मिला था। और फिर में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केन शुकुन को किस करने वाला होता है और उसको किस करने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब आ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे शुकुन केन को खुद से दूर कर देता है। फिर यहाँ पे शुकुन मतेयो को बताता है कि मैं ऑलमोस्ट उसके साथ इंटीमेट भी हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो ये सुन के मतेयो शुकुन के बहुत ज्यादा करीब आता है और उसके हाथों को होल्ड करता है और उससे कहता है कि माफी, लेकिन किस लिए? बात तो सिर्फ ऑलमोस्ट की है ना। तुम उसकी तरफ एक बार ज्यादा आकर्षित नहीं हुए, इसका मतलब यह है कि अभी भी तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ। और तभी हमें केन को दिखाया जाता है जो कि गेट पे खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे शुकुन कहता है कि अब हम दोनों लोग पहले की तरह साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे मतेयो से पूछता है लेकिन क्यों? तो यहाँ पे शुकुन उससे कहता है क्या तुम्हें वो दिन याद है स्टोरेज रूम में जब तुम डॉम थे? और ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी यहाँ पे मतेयो जो होता है वो शुकुन को बहुत प्यार से हक कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा डरा दूंगा, मैं तो बस अपने रोल में था और उससे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तभी यहाँ पे शुकुन मतेयो को खुद से दूर करता है और कहता है कि ये बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा रोते हुए कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम सब थे तब तुम उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे जितने ज़्यादा सेटिस्फाई तुम डॉम बनकर हुए। और इन सब चीज़ों ने मुझे इस बात का आभास करा दिया कि तुम्हें अकेले ही ये सारी चीज़ें मेरे लिए सहन करनी होंगी। और ये सारी चीज़ें मुझे उस बात का याद दिलाती हैं जब मैं केन के साथ था और उसको कंफर्ट फील कराने के लिए फुटबॉल खेलता था। और जबकि सच ये था कि मैं कभी भी वो नहीं करना चाहता था, वो सारी चीज़ें मुझे कभी भी खुशी नहीं देती थी। और इसीलिए अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम सिर्फ मेरी वजह से अभी खुश बिल्कुल भी नहीं हो। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें विप से मारा और ये मुझे ऐसा फील कराता है कि मैं किसी ऐसे इंसान जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उसको अपने ही हाथों से चोट पहुँचा रहा हूँ। तो ये सुनकर मतेयो विप उठाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे हाथों को होल्ड करने के लिए इसको अभी के अभी दूर फेंक दूंगा। तो यहाँ पे शुकुन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमको फिर भी पेशेंट बन के रहना होगा। तो यहाँ पे मतेयो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर शुकुन को गले लगा लेता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को मैं खुद से दूर फेंक दूंगा। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारा होना ही काफ़ी है और मैं बस खुश हूँ। मतेयो की बातें सुनकर शुकुन भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो मतेयो शुकुन से कहता है कि बीडीएसएम ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तुम हो और बस यही मेरे लिए पर्याप्त है। और बहुत प्यार से शुकुन से पूछता है, शुकुन तो क्या अब हम लोग एक कपल बनेंगे? और यहाँ पे केन खड़े खड़े इन लोगों की बातें सुन रहा होता है और शुकुन को अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो रहा होता है। तब यहाँ पे शुकुन मतेयो से कहता है लेकिन फिर भी मैं तुमको प्लेमेट बनने दूंगा। तो यहाँ पे मतेयो कहता है फिर तो इन सब चीज़ों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्या तुम मुझे किसी और के पास जाने दोगे और उसके साथ प्ले करने दोगे जिसको मैं प्यार बिल्कुल भी नहीं करता? शुकुन, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। बीडीएसएम तो एक तरीका है प्यार को दिखाने का जो कि एक दूसरे के बीच के प्यार को दर्शाता है। और अगर तुम अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना इंतजार करना पड़े तुम्हारे तैयार होने का, लेकिन फिर भी मैं इंतजार कर सकता हूँ। चाहे मुझे अपनी पूरी जिंदगी क्यों ना इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं फिर भी इंतजार कर सकता हूँ। शुकुन को मतेयो का होता हुआ देखकर केन बहुत ज्यादा अपसेट होता है, बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तभी वो अपने पैरों के पास मतेयो की फेंकी हुई विप देखता है और उसके दिमाग में कुछ अजीब से थॉट्स आते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वाले मतेयो से कहते हैं कि लेकिन किसी ने मुझसे तो कहा था कि ये विप तुम्हारी है और अगर तुम इन सब चीज़ों के लिए एग्री नहीं होते तो ठीक है, हम इस पर फिंगरप्रिंट की जांच करवाएंगे। तो यहाँ पे मतेयो कहता है कि सर ये विप मेरी हो सकती है, लेकिन स्टेज प्ले एंड होने से पहले ही मैंने इसको खुद से दूर कर दिया था। तो पुलिस वाले मतेयो से पूछते हैं और ऐसा तुमने क्यों किया? तो यहाँ पे मतेयो कहता है कि ऐसा मैंने किया, क्या सच में आप जवाब जानना चाहते हैं? तो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ, मैं जवाब जानना चाहता हूँ। तो ये भी मतेयो कहता है कि मैंने इन सारी चीज़ों को खुद से दूर इसलिए किया ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को ये दिखा सकूं, उसे इस बात का आभास करा सकूं कि मैं उसके हाथों को होल्ड करने के लिए अपने हाथों में वेब को लेना छोड़ रहा हूँ और इस सारी चीज़ों को मैं छोड़ सकता हूँ। फिर हमें इंसिडेंट की नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मतेयो और शुकुन दोनों ने बहुत प्यारी सी ड्रेस पहन रखी होती है और अपना फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं और फिर अपने दोस्तों के सामने आके अपने प्यार को अनाउंस करते हैं। तभी वहाँ पे सैंत और पिम भी आते हैं। सैंत बहुत प्यार से पिम को बैठाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है हेदा को, जो कि इन दोनों को इतना करीब देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे ड्रामा शुरू होता है। फन चुड़ैल बन के आती है और कहती कि मेक, मेरे प्यार तुम मुझसे कहाँ दूर जा रहे हो। वो यहाँ पे मेक का रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो चुड़ैल से बचने के लिए डरते हुए वहाँ से भागता है, चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। वहाँ पे बैठे हुए सभी ऑडियंस को इन लोगों का ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे बर्गर चुड़ैल से बचने के लिए नाव चला के भाग रहा होता है, ड्रामे कर रहा होता है। यहाँ पे फन जो होती है उसकी शर्ट लेकर आती है, कहती है कि लो पहले अपनी शर्ट तो पहन लो, और ऐसे यहाँ पे ड्रामा चल रहा होता है इन लोगों का।
और फिर हमें मतेयो को दिखाया जाता है जो कि अंधेरे का फायदा उठा के सुकून को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि फन को ऐसे ड्रामा प्ले करते हुए देखिए बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है और पास्ट का एक सीन याद करती है जहाँ पे प्रेम सेन के साथ होती है और फन की कई बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पे फन ने प्रेम से कहा होता है कि टीचर इसके और भी बहुत सारे क्लिप हो सकती हैं, हो सकता है कि कुछ स्कूल ड्रेस में हो सकता है कि कुछ स्कूल के हों। इन सभी बातों को याद करके प्रेम कहती है कि सैंत हो ना हो इन सब चीज़ों के पीछे फन ही है, सैंत तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो यहाँ पे सैंत जो होता है वो प्रेम को घूर घूर के देख रहा होता है। यहाँ पे दोनों ने कोई प्लान बनाया हुआ होता है लेकिन हम लोगों को उसके बारे में नहीं बताया जाता। फिर हमें इंसिडेंट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों ने अपना ड्रामा इन करा होता है और सभी लोग एक दूसरे को थैंक्स और जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरा कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंत और प्रेम दोनों लोग फन से बातें कर रहे होते हैं और सैंत फन से कहता है कि फन तुमने जो कुछ भी किया है उसके बारे में हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए फन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी गलतियों के लिए प्रेम से माफी मांग लो। लेकिन यहाँ पे फन को सैन की बातों का घंटा कोई फर्क पड़ता है और फिर यहाँ पे सैन कहता है और तुम सबको स्कूल में ये बात जाने दो कि ये काम करने वाली तुम ही थी। तो यहाँ पे फन कहती है क्या तुम इडियट हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सच में इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मुझे बताओ, मुझे सबूत दिखाओ, सबूत कहाँ पे है जिसके आधार पे तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो। और पिमता तुम्हारी जगह मैंने ड्रामा प्ले किया, क्या तुम इस बात से इतनी ज्यादा जेलस हो कि तुम मुझको ऐसा मुझ पे ऐसा आरोप लगा रही हो कि ये सब मैंने किया। फन की ऐसी बातें सुनकर पिमता गुस्से में खड़ी होती है और फन को बहुत ज्यादा गालियां देने लगती है। तो यहाँ पे सैन पिमता को शांत करता है और फन से कहता है कि ये बस एक स्कूल प्ले था, इन सब चीजों को लेकर उतना ज्यादा सीरियस कौन होता है और तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ वो है जो तुमने खुद कहा था कि पिमता की और भी बहुत सारी वीडियोस हो सकती हैं और तुमने उसको उसकी दूसरी वीडियो लीक होने की बात को लेकर उसको डराया भी था। तो यहाँ पे फन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई पिमता को बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है तो वो नॉर्मली गेस कर सकता है कि इसकी और भी बहुत सारी क्लिप्स हो सकती हैं क्योंकि तुम बहुत बड़ी वाली स्लट हो। तो यहाँ पे सैन कहता है कि फन तुम इस तरह से बातें कर उसको बहुत ज्यादा अपमानित कर रही हो। तो यहाँ पे फन कहती है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इडियट्स भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इनोसेंट्स है और तुम ऐसा सोचना भी मत कि इसका तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम है। ये एक ऐसी लड़की है कि हर बार करने के बाद भी बार बार ऐसा ही प्रिटेंड करती है कि बहुत ज्यादा वर्जिन है। और क्या तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई पिमता, या तुम देख नहीं पा रही हो कि केन मेंस को लाइक करता है और ये लड़का, क्या तुम कभी इसकी भी असलियत देख पाओगी? मैंने सुना है कि अपने छोटे भाई के कुछ ज्यादा ही करीब है। तो यहाँ पे सैन कहता है कि तुम मुझे बताओ अगर दो भाई एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है तो ये वियर्ड कैसे है। तो यहाँ पे फन कहते हैं कि हाँ वे दो लोग जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं और एक ही बेड पे एक दूसरे के साथ सोते हैं, लेकिन कौन जानता है कि क्या ये दोनों लोग एक दूसरे की किसी दूसरी चीज को भी करने में मदद करेंगे या नहीं। ये लड़का जिसके बारे में तुमने कहा था कि इसका लास्ट नेम बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता कि इसमें उतना भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। खैर ये उससे डिफरेंट भी नहीं है। जिस तरह के फ्यूचर की तुमने कल्पना की है कि तुम एक स्टार बनना चाहती हो, लेकिन इस तरह की हरकतों से कौन तुम्हारी मूर्ति बनाएगा। वे लोग तो तुम्हें बस इस तरह से याद करेंगे जैसे कि तुम कोई पॉर्न स्टार हो और तुम्हारी वो क्लियर आवाज जो तुम अपने वीडियोस में यूज करती हो वो एक विलाप में बदल जाएगा। तो फन की इतनी गंदी बातें सुनकर यहाँ पे सैन को गुस्सा आता है और फन से कहता है कि फन मैंने कहा ना कि अब चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। लेकिन यहाँ पे फन जो थी वो बातें बोलना बंद नहीं करती। वो कहती है कि मैं कैसे बताऊँ क्या कहती है, मतलब ये बहुत गंदे शब्दों का यूज करती है और बताती है कि जैसे इंटीमेशन के दौरान जो साउंड्स निकलते हैं वो उन्हीं को यहाँ पे बता रही होती है। लेकिन ये सारी चीजें सैन को बर्दाश्त नहीं होती और वो फन से कह रहा था कि फन अपना मुंह बंद कर लो, मैंने कहा ना अपना मुंह बंद कर लो, लेकिन फन चुप नहीं होती। तो सैन गुस्से में पिमता की बैसाखी से फन को मारता है और फन गिर जाती है। ऐसा लगता है कि फन जो है वो एकदम खत्म हो गई। ये देख के पिमता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सैन को वहां से दूर करके वो फन के पास जाती है और फन को बहुत ज्यादा आवाज लगा रही होती है और फन से कहती है कि फन देखो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज बोलो। फन बहुत ज्यादा डरते हुए सैन से पूछती कि क्या ये ठीक होगी, सैन क्या ठीक होगी, और सब बोल के वो फन की नोज को चेक करती है कि उसकी सांसें चल रही या नहीं, लेकिन यहाँ पे फन की सांसें नहीं चल रही होती और पिमता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सैन से कहती है कि सैन इसकी तो सांसें नहीं चल रही, सैन इसकी सांसें नहीं चल रही। पिमता की बात सुनकर सैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने हाथों को देख के बहुत ज्यादा रोने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं और बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। वहाँ पे सुकुन भी बैठा हुआ होता है और बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वाले सुकुन से कह रहे होते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने ये विप कभी नहीं देखा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने हम लोगों से कहा, उसने ये सारी चीजों को खुद से दूर कर दिया तुम्हें ये प्रूफ करने के लिए कि अपने हाथ में वेप लेने की वजह तुम्हारे हाथों को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे शकुन कहता है कि खैर मेरे बॉयफ्रेंड के घर पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि शायद ये इनमें से ही एक हो। पुलिस से पूछताछ के बाद शकुन मतेयो के पास आता है और मतेयो
मतेयो से पूछता है कि मतेयो कहीं तुमने फन को चोट तो नहीं पहुंचाई ना। तो मतेयो शकुन के हैंड्स को होल्ड करता है, उसको ये विश्वास दिलाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर में हिदा को देखा जाता है जो कि अपने भाई सैन को देख रहा होता है और फिर पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे हिदा जो होता है इन दोनों से पूछता है कि क्या किसी ने तुम लोगों को देखा। तो यहाँ पे सैन कहता है कि नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो हिदा सैन से कहता है कि देखो तुम ये सारी बातें किसी को बताना भी मत, अगर कोई पूछे तब भी नहीं। मतेयो तुम मेरे भाई को घर लेके जाओ, और रही बात इन सब चीजों की तो इन सब चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा। हिदा यही सारी बातें सोचकर अपने भाई को देख रहा होता है कि कहीं वो कुछ बोल न दे। तभी वहाँ पे टीचर आता है और इन लोगों को गालियां देने लगता है और इन लोगों से कहता है कि जिसने भी क्राइम किया है वो इस चीज को एक्सेप्ट करे और बाकी के लोग घर जाएं। तो यहाँ पे टीचर जो थे टिन के पास जाती है और कहते हैं कि तुम दोनों, हाँ तुम दोनों हमेशा हॉर्नी दिखते हो, तुम दोनों ने तो कुछ नहीं किया। यहाँ पे टिन कहता है कि टीचर मैंने आपको बताया ना कि मैंने बस उस रात मेड का आउटफिट पहना था और मैं बस साफ सफाई करने आया था। तब यहाँ पे क्रिस्टिन कहता है कि टीचर मैं तो बस इसको मेड के आउटफिट में देखकर मास्टर। तब यहाँ पे टीचर कहता है बस बहुत हो गया, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें वहाँ पे बोगो को दिखाया जाता है जो कि हिदा को घूर घूर के देख रहा होता है और फिर इंसिडेंट नाइट के सीन को याद करता है जहाँ बहुत भारी सामान उठाने की वजह से बोगो की बैग में पेन होने लगता है। तो किंग उसके बहुत ज्यादा करीब जाता है और उसकी मदद करता है, मतलब उसके बैग को बहुत ज्यादा पुश करता है। और तभी हमें वहाँ पे इम को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देख के बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है। तभी यहाँ पे ये दोनों लोग मतलब एक दूसरे की हेल्प करते करते कुछ अजीब तरह की सिचुएशन में मतलब पोज में आ जाते हैं। इन दोनों को ऐसे पोज में देखकर इम अपनी आंखों को मतलब ऐसे ढकने लगती है और कहती है कि सब देख के तो मैं मर जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में इन लोगों को रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे किंग और बोगो दोनों साथ सामान रख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे बोगो फिर से आउच पाउच करने लगता है। तो किंग उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे बोगो कहता है कि बस अभी जस्ट अभी मेरे बैक में फिर से पेन होने लगा। तो यहाँ पे किंग बोगो से कहता है तुम बैठ जाओ, तुम पहले बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें मसाज दे दूंगा। और सब बोल के वो बोगो की मसाज करने लगता है। और तभी वहाँ पे बोगो को जमीन से एक यूज्ड कॉन्डोम मिलता है और वो किंग से पूछता है कि किंग ये क्या है। तो यहाँ पे किंग कहता है कि खैर मैंने सुना है कि प्राय यहाँ पे सीनियर्स आते हैं और चोरी छिपे इंटीमेट होते हैं। सुनकर बोगो बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है कि क्या स्कूल में। तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ। तो बोगो कहता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस कॉर्नर पे तो ब्लड लगा हुआ है। तो ये सुनकर किंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है और बगल से कहता है कि ऐसे मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम भी ये करना चाहते हो। तो ये सुनकर बगल कहता है क्या, हाँ कौन ये करना चाहेगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे किंग कहता है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम सीक्रेट तरीके से अपने जेब में उन कॉन्डम्स को रख रहे थे जो मेरी मॉम मेरे लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पे बोगो किंग से दूर होते हुए कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे किंग उससे कहता है फिर तुम इसे अपनी जेब में क्यों रख रहे थे, तुम इसे किसे देने वाले थे। तो यहाँ पे बोगो कहता है कि मैं इसे किसे क्यों दूंगा। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा स्माइल करके बोलता है कि झूठ मत बोलो, हाँ तुम इसे मेरे साथ ट्राई करना चाहते थे ना। और ऐसा बोल के वो बोगो के बहुत ज्यादा करीब जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे बोगो खुद को किंग से दूर कर देता है और कहता है क्या तुम पागल हो, और ऐसा बोल के ऐसा बहुत ज्यादा हॉट वाली फीलिंग दिखा के अपनी टी शर्ट को डाल देता है। तो यहाँ पे किंग फिर से बर्गर के बहुत ज्यादा करीब जा रहा होता है। तो बोगो किंग से कहता है कि मुझे पी करने जाना है, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी जल्दी वापस आ जाऊंगा। और तभी हमें हिदा को दिखाया जाता है जो कि उस क्राइम सीन को एक एक्सीडेंट सीन बताने की मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और इसी तरह के सबूतों को कलेक्ट कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे बोगो आता है और खिड़की से झांक कर ये सारी चीजें देख लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोगो बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपने पास के एक सीन को और याद करता है जब वो और किंग दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। और किंग बोगो से कहता है कि लास्ट नाइट जब तुम वापस मेरे पास आए थे तो तुम पागलों की जैसे हरकतें कर रहे थे। और यहाँ पे किंग कहता है कि क्या तुम किसी के लिए कुछ सीक्रेट छिपा रहे हो, देखो इस बार ये कोई लव नोट नहीं है जिसे फाड़ कर तुम निकल जाओगे। तो यहाँ पे बोगो कहता है कि तुम ये चीजें नहीं समझ सकते क्योंकि तुम मेरी जगह पे नहीं हो। तो यहाँ पे किंग कहता है कि देखो अगर तुम किसी की वेल विशर हो तो तुम इस सब चीजों को छिपा कर सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम ये सारी बातें नहीं बताओगे तो उन लोगों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा दुखदायी होगी जो लोग इन सब चीज़ों में रिलेटेड नहीं है। और यहाँ पे किंग भी बर्गर को देखकर अपनी यही सारी कही बातों को याद कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पुलिस वालों को जो कि हिदा को उनसे बात करने के लिए पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। और फिर पुलिस वाले हिदा को वो वेब दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने कहीं पर ये वेब देखी है। तो ये देख कर हिदा जो होता है वो सोचने लगता है और कहता है अपने मन में कहता है कि मैंने तो वेब को वहाँ पे नहीं रखी, फिर कौन किसने वेब को वहाँ पे ले जाके रखा। और क्या मतेयो ने, नहीं, मैं अपने ब्रदर के अफेयर को बाहर लाकर अपने ब्रदर और मतेयो दोनों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। और जरूर इन सब चीजों के पीछे कोई तीसरा इंसान भी है जिसने ये 3-5 किया है। और फिर वो पुलिस वालों से कहता है कि क्या आप जिस इंसान की बात कर रहे हैं क्या वो फर्न है। तो यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ। तो यहाँ पे हिदा सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है और कहता है कि ये मैंने खुद अपनी मर्जी से और अपने हाथ से किया है। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और हिदा को अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं। संत पीछे से चिल्ला रहा होता है कि हिदा। तभी यहाँ पे बोगो देखता है कि पुलिस वाले हिदा को ले जा रहे हैं। तो बोगो अपनी जैकेट उतारता है और दौड़ के हिदा के पास जाता है और उसकी हथकड़ियों को अपने जैकेट से ढक देता है। तो यहाँ पे हिदा बोगो को देख के बोगो की कई बातों को याद करता है जहाँ पे बोगो ने हिदा से कहा होता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये बातें नहीं कहूँगा तो मेरे आसपास के लोग भी इसे उतना ही सहेंगे। और तभी यहाँ पे पुलिस जो होती है वो हिदा को अपने साथ ले जाती है और वहाँ पे टीचर आते हैं जो कि मतलब हिदा को बहुत ज्यादा गालियां दे रहे होते हैं। अभी यहाँ पे सेंट अपने टीचर से कहता है कि आप किस तरह के टीचर हो, आपको किसी बच्चे को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। बाय द वे हिदा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसने ये किया था वो। लेकिन तभी अचानक से पिम सेंट को चिल्ला के कहती है, सेंट
तो यहाँ पे टीचर जो थे वो सन से पूछते तुम जानते हो कौन है, हाँ बताओ कौन है वो। तभी यहाँ पे प्रिम कहते कि टीचर फन जो है वो अपने आसपास रहने वाले लोगों से मुसीबतों में पड़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सभी लोग उसकी मौत ही चाहते थे। यहाँ पे टीचर कहते क्या बकवास कर रही हो तुमसे किसने कहा कि फन मर चुकी है। टीचर की ये बात सुनकर सारे लोग वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे सब बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं कि क्या अभी भी वो जिंदा है। यहाँ पे टीचर कहते हैं कि हाँ वो भी जिंदा है। फिर हमें उस इंसिडेंट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर उस रूम में एंटर करते हैं और फन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए फन की नोज को टच करते हैं, लेकिन फन यहाँ पे सांसें नहीं ले रही होती। ये जान के टीचर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और मन में कहते हैं ठीक है मैं इसकी नब्ज को चेक करता हूँ, अगर इसकी दिल की धड़कन नहीं चल रही होगी तो मैं इसको CPR दूंगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सैन से कहता है ठीक है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे किसने किया तो ठीक है, तुम फन के उठने का इंतजार करो, फन जब जगेगी तो खुद ही बता देगी कि ये किसने किया है। क्या कोई इस बात को एक्सेप्ट करेगा जिसने भी ये किया है। यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, तो उनके बॉयफ्रेंड्स उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी हमें हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुई फन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी होती है और तभी सडनली उसकी आँख खुल जाती है, उसको होश आ जाता है। सो फ्रेंड्स ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। इसका नेक्स्ट सीजन जैसे ही रिलीज़ होगा मैं उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।